हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में देखा था कि हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने अपनी पहली टॉपिक खत्म की थी जिसका नाम था हेमेटेनिक्स, जिसमें हम लोगों ने हेमेटेनिक्स के बारे में पढ़ा था कि हेमेटेनिक्स क्या होता है। ठीक है, हेमेटेनिक्स के टाइप्स पढ़े थे और उन सभी टाइप्स के उस पर हम लोगों ने उसके फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज और ब्रांड नेम्स की स्टडी की थी। ठीक है, ये हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के बारे में। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट हमारी वो मेडिसिन होती हैं जो हमारे जीआई सिस्टम पे काम करती हैं। जीआई सिस्टम में क्या होता है? जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये हमारी बॉडी की ऐसी सिस्टम होती है जो किस काम में आती है? वेरी गुड, फूड डाइजेशन में। किस काम में? फूड डाइजेशन में। ये हमारी बॉडी की ऐसी सिस्टम होती है जिसमें हमारा फूड क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बॉडी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑर्गन्स। ये हमारा ऐसा सिस्टम एक होता है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। मतलब इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं, साथ में मिलकर कौन सा सिस्टम बनाते हैं? जीआईटी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम। इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है? माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो सारे ऑर्गन्स मिलके हमारी बॉडी एक इंपॉर्टेंट सिस्टम बनाते हैं जिसका नाम होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जो किस काम में आते हैं? हमारी बॉडी में फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और जो मेडिसिन और जो ड्रग्स इस सिस्टम पे काम करती हैं उसे कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट वही लिखा है द ड्रग्स ऑफ इनऑर्गेनिक ऑरिजिन्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 5 मेन कैटेगरीज। जो मेडिसिन, जो एजेंट्स होती हैं जो हमारे जीआई सिस्टम पे काम करती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 5। कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है एंटासिड्स, एसिडिफायर्स, प्रोटेक्टिव एडसॉर्बेंट्स, कैथालिटिक्स एंड एंटीमाइक्रोबियल्स। ये हमारी ऐसी मेडिसिन या एजेंट्स होते हैं जो हमारी किस सिस्टम पे काम करते हैं? जीआई सिस्टम पे काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए हमारा पहला टाइप है जो लोग ड्रग की स्टडी करने जा रहे हैं जीआई सिस्टम पे, वो है एंटासिड्स। कितने लोगों ने एंटासिड्स का नाम सुना है? वेरी गुड। क्या होती है? ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एसिडिटी को कम करती हैं। ठीक है ना, नाम से क्लियर है। एंटासिड्स मींस एंटी और एसिडस, दो वर्ड्स मिलकर बना है। कौन कौन सा वर्ड्स? एंटी और एसिडस। एंटी मींस होता है अगेंस्ट और एसिडस मींस होता है एसिड। ऐसी मेडिसिन जो हमारे एसिड के अगेंस्ट काम करती हैं उसे कहते हैं एंटासिड्स। कैसे ये काम करती है? सभी लोगों को आपको मालूम होगा कि हमारे स्टमक में कौन सी एसिड पाई जाती है? वेरी गुड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे एक सवाल है, कौन बताएगा कि ये जो HCl एसिड होती है हमारे स्टमक में, ये किस सेल से सीक्रेट होती है? नाम बताइए जल्दी से। तो वेरी गुड, कौन सा सेल? पैराइटल सेल्स। ये ऐसी सेल्स होती है पैराइटल सेल्स जिससे हमारे स्टमक में HCl का प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना, क्या होता है? HCl का प्रोडक्शन होता है। कभी कभी क्या होता है हमारी बॉडी में कि यही जो HCl का प्रोडक्शन है, इसका जो लेवल, इसका अमाउंट है वो हमारे स्टमक में बढ़ जाता है। जिसका अमाउंट है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? कहते हैं कि हमको एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी में क्या होता है? वही जो एसिड का अमाउंट है वही बढ़ गया है। ठीक है ना, उसी को कहते हैं एसिडिटी। तो जो एंटासिड्स होती है, जो मेडिसिन होती है, वही एसिड के अमाउंट को कम करती है। ठीक है, दे आर वीक अल्कलाइन कंपाउंड्स यूज्ड टू न्यूट्रलाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो क्या करती हैं? हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट क्या करती है? न्यूट्रलाइज करती है, न्यूट्रल करने का काम करती है। ठीक है ना, जैसे होता है ना कि कभी कभी क्या होता है, जब मान लीजिए हम कोई
शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, हम लोग शरबत बना के पीते हैं ना, उसमें क्या होता है कभी कभी चीनी का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है ना, बहुत ज्यादा मीठा लगने लगता है, तो क्या करते हैं हम लोग उसमें पानी हल्का से मिला देते हैं ताकि उसका शुगर के अमाउंट क्या हो जाए, हमको कम हो जाए, जिससे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। वही उसी तरह है कि जब हमारे स्टमक में एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है तो उसी को न्यूट्रल करने के लिए, कम करने के लिए क्या होते हैं, हम लोग एंटासिड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि स्टमक की एसिडिटी को कम की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, the substance that reduce stomach acidity which increase the pH of stomach and duodenum। वही सेम है, जब हमारे स्टमक के पीएच को कम, जब एसिडिटी जब कम हो जाएगी तो अचानक क्या होगा, हमारा पीएच बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, they neutralize excess acid of stomach and gets relief pain and ulcer। जब हमारे स्टमक में एसिड का अमाउंट बढ़ता है ना कि अल्सर, कभी कभी छाले पड़ जाते हैं या फिर कभी कभी एसिडिटी की भी दिक्कत होती है, डकार टाइप का आना, ठीक है ना, अनकंफर्टेबल फील होना, हार्टबर्न फील होना, ये सब क्या होता है, ये सारे डिस्कंफर्ट फील होते हैं जब हमारे स्टमक में एसिड का अमाउंट बढ़ता है। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, हमको उसी की न्यूट्रलाइज करके उससे रिलीफ पेन, दर्द से राहत देता है, अल्सर होने से बचाते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग देखते हैं आइडियल क्राइटेरिया फॉर एंटासिड प्रिपरेशन। जो एंटासिड बनाई जाती है उसके लिए कौन कौन से आइडियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो हमारी एसिडिटी को कम करे। शुड बी नॉन एब्जॉर्बेबल टू प्रिवेंट सिस्टमिक अल्कोलाइसिस, वो नॉन एब्जॉर्बर होना चाहिए, प्रोवाइड रैपिड एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ, वो हमको जल्दी रिस्पांस दे, ठीक है ना, जल्दी रिस्पांस दे एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ, और लंबे समय तक रिस्पांस दे। ठीक है ना, शुड नॉट अल्टर बाउल मूवमेंट्स। बाउल मूवमेंट्स क्या होते हैं, वेरी गुड, जब हमारे फूड हम लोग खाते हैं तो जो उसमें जो बॉल्स होते हैं उसके मूवमेंट में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना, जैसे नॉर्मली हमारे बॉडी में सिस्टम फूड डाइजेस्ट हो रहा है, जिस पार्ट से जा रहा है, कि पहले क्या स्टमक से गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर बॉडी रूट से बाहर जाता है, तो उसके मूवमेंट में जो मूवमेंट हो रहा है फूड का, उस पे अल्टर, उस पे कोई फर्क नहीं डालना चाहिए। ठीक है ना, मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, अगर टॉक्सिक हो गया तो हमारे सिस्टम में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये सब चीज को हम लोग ध्यान में रखते हुए एंटासिड्स की प्रिपरेशन की जाती है, ताकि कोई भी हम लोग जो दवा यूज कर रहे हैं, एंटासिड यूज कर रहे हैं, कि हमारी बॉडी में कोई भी उसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना, हमको जिस पर्पस से हम जो एंटासिड्स ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमें वही रिस्पांस दे, ना कि हमें कोई साइड इफेक्ट या कोई और भी रिस्पांस मिले। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड्स, कि एंटासिड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली दो प्रकार के एंटासिड्स होते हैं, कौन कौन से, नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स एंड सिस्टमिक एंटासिड्स। ये चीज आप लोग यहाँ ध्यान दे दीजिए कि सिस्टमिक से क्या मतलब है, सिस्टम से क्या मतलब होता है। सिस्टम से बेसिकली मतलब होता है हमारा ब्लड, कोई भी चीज हमारी बॉडी में ब्लड में जब एंटर करेगी फिर उसे हम लोग सिस्टम से नाम देंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन, है ना, कि ब्लड सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन को सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ भी सिस्टमिक को ब्लड से ही नापा है, ब्लड से ही इसको कंपेयर किया गया। ठीक है ना, तो नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स एंड सिस्टमिक एंटासिड्स। अब देखते हैं कि ये होते क्या है। पहला है हमारा नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स, तो इसका क्या होता है, दे आर कंपाउंड्स दैट आर नॉट एब्जॉर्ब इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये हमारे ऐसे एंटासिड्स होते हैं जो क्या होते हैं, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। मतलब ये एंटासिड्स हमारे ऐसे एंटासिड्स होते हैं जो हमारे ब्लड में विदाउट एब्जॉर्ब हुए एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, और ये अपना एक्शन दे दो, से क्या कहते हैं, नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स। ऐसे एंटासिड्स जो हमारे सिस्टम में एब्जॉर्ब नहीं होते उसे क्या कहते हैं, नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स। समझ गए, वेरी गुड। एग्जांपल क्या होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये था हमारा पहला टाइप एंटासिड का, इसे क्या कहते हैं, नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स। अब हम लोग अपना दूसरा देखते हैं, सिस्टमिक एंटासिड्स। नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे एंटासिड्स जो सिस्टम में एब्जॉर्ब हो। These are compounds that are absorbed into the systemic circulation।
ये ऐसे हमारे मेडिसिन होते हैं जो हमारे सिस्टम से मतलब ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए। एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। ठीक है, ये था हमारा एंटासिड्स का टाइप। ठीक है, वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? वेरी गुड, नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स एंड सिस्टमिक एंटासिड्स। चलिए अभी ये यूज देख लेते हैं कि इनका यूज किस काम में आता है। यूज ऑफ एंटासिड्स क्या दिया है? यूज टू ट्रीट गैस्ट्रिक एसिडिटी। वही बात हमने बताई, एंटासिड किस काम में आता है? गैस्ट्रिक एसिडिटी को ट्रीट करने का काम आता है। मतलब हमारे गैस्ट्रिक में जो HCl का अमाउंट बढ़ गया है उसको कम करने का काम करता है। ठीक है ना, रिड्यूस करता है, न्यूट्रलाइज करता है। यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर, हो सकता है वो एसिड का अमाउंट बढ़ने की वजह से क्या हो गया है, हमारे स्टमक में या फिर सेल्स में या जो भी यहाँ पे सेल्स है वो डैमेज हो गई है, उस वजह से जो अल्सर हो गया उसके आसपास, ये उसको भी सही करती है। अब वो कैसे सही होंगी? जो अमाउंट उनका बढ़ा है, जब तक वो अमाउंट कम नहीं होगा, ठीक है, जब वो अमाउंट कम होगा तभी तो अल्सर ठीक होंगे, और जब नहीं कम होगा तो उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा, उसकी सीवियरिटी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है यूज टू ट्रीट हार्टबर्न। होता है ना कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब फूड जब ऐसा कंज्यूम कर लेते हैं तो एक जलन टाइप का होता है ना, सीधे मुंह एक जलन टाइप का होता है, ठीक है ना, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट है टू ट्रीट अनकंफर्टेबल फीलिंग फ्रॉम ओवर ईटिंग। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब कभी हमारा फेवरेट फूड है, कुछ अच्छा हमारा स्पेशल खाना होता है तो हम लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि हमको डिस्कम्फर्ट फील होता है, ठीक है ना, जब डिस्कम्फर्ट फील होता है उसकी वजह से क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना, हार्टबर्न फील होता है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग एंटासिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एंटासिड होता क्या है, उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हम लोगों ने, कैसे उसे प्रिपेयर करेंगे, उसके हम लोगों ने टाइप्स की स्टडी कर ली, एंड यूज कहाँ का उसका इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था हेमेटेनिक एजेंट के बारे में कि हम लोग जब हेमेटेनिक ड्रग्स थे उसके हम लोग फॉर्मुलेशन पढ़ रहे थे, मार्केट प्रिपरेशन, ब्रांड नेम पढ़ रहे थे, स्टोरेज कंडीशन पढ़ रहे थे, यूज पढ़ रहे थे। ऐसे ही अब हम लोग जो एंटासिड कुछ दवाइयां होती हैं जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मेगाड्रेट है, ठीक है ना, हम लोग अब उसकी फॉर्मुलेशन, स्टोरेज कंडीशन, ब्रांड नेम, यूज के बारे में एक एक करके हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे, एक एक एंटासिड्स के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला एग्जांपल है एंटासिड्स का, इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। कौन बताएगा मुझे इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, दिया तो है AnOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, यही होता है हमारा केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मुलेशन में आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज प्रिपेयर्ड इन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये जो हमारे एंटासिड प्रिपरेशन होते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, वो हमारे सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन दोनों फॉर्म में क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। किस मार्केट प्रिपरेशन, किस ब्रांड नेम से मिलता है हमको, रिलैक्सिड SF एंड एल्क्यो। ये हमारे दो ऐसे ब्रांड नेम होते हैं जिसके नाम से हमको ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हमको मिलती है, ठीक है ना। अब इसकी स्टोरेज कंडीशन के बारे में देख लेते हैं, कैसे इसको स्टोर करेंगे, ठीक है ना। स्टोर इन अ वेल वेंटिलेटेड प्लेस, क्या करेंगे, इसको उस जगह प्लेस को रखेंगे जहाँ पे वेंटिलेशन होता है। वेंटिलेशन क्या होगा, हवा आती रहे, मतलब क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो वेंटिलेशन, खिड़की लगी रहती है ना, खिड़की हमको लगी होनी चाहिए। कीप कंटेनर टाइटली क्लोज, और हमारा टाइट कंटेनर क्या होना चाहिए, टाइटली क्लोज होना चाहिए, और वेंटिलेटेड जगह पे हम लोग इसको रखेंगे। यूज क्या है, यूज एज गैस्ट्रिक एंटासिड्स। जाहिर सी बात है अगर ये हमारा एंटासिड्स है चाहे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, वो क्या करेगा, गैस्ट्रिक एसिडिटी को ट्रीट करेगा। ये था हमारा पहला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। अब हम लोग इसका दूसरा प्रिपरेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमारा दूसरा क्या नाम है,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको एक और नाम से जाना जाता है, कौन वो नाम बताएगा? वेरी गुड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किस नाम से जाना जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसका फॉर्मूलेशन देख रहे हैं, ये भी इट इज प्रिपेयर्ड इन सॉल्यूशन इन सस्पेंशन। सेम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की तरह ये भी सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के प्रिपरेशन में हमको मिलता है। मार्केट प्रिपरेशन भी सेम है, रिलैक्सेंट SM एंड एल्कोहल, ठीक है ना, वही चीज है। सेम इसका स्टोरेज कंडीशन भी दिया है, शुड stored in tight closed container, इसे टाइट closed कंटेनर में रखेंगे and should not be kept in cold place। इसको हम लोग ठंडी जगह नहीं रखेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर देंगे। जैसे होता है ना कि वैक्सीन होते हैं, इंसुलिन होते हैं, इनको हम लोग क्या होता है कोल्ड प्लेस रेफ्रिजरेटर में रखते हैं नॉर्मल कूल टेम्परेचर पे, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं रखना है, इसको हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रख देंगे तो ये हमारा प्रॉपर्ली स्टोर रहेगा। यूज क्या है? यूज इन सस्पेंशन एज अ लैक्सेटिव और एंटासिड्स, वाइडली यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इसका भी यूज क्या होता है? एंटासिड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे दो प्रिपरेशन हो गए, कौन कौन से? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हम लोगों ने दो प्रिपरेशन पढ़ ली, किसकी? एंटासिड से। ऐसे हमारे और भी प्रिपरेशन होते हैं, जैसे मैग्नेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी हमारे और भी प्रिपरेशन होते हैं, जिसके फॉर्मुलेशन, स्टोरेज कंडीशन, मार्केट प्रिपरेशन और यूज, इसके आगे जो नोट्स है वो हमारे जो लिंक में जो नोट्स दिए गए हैं उसमें इसके बारे में डिटेल सारी चीज नोट्स है। यहां तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? एंटासिड्स के बारे में। ये कौन कौन सी हमारे एंटासिड्स क्या होते हैं? ऐसे मेडिसिन होते हैं जो हमारे जीआई सिस्टम पे काम करते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया, इसमें क्या होता है कि जो एक्सेस अमाउंट एसिड था, जो हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड था स्टमक में, उसको न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रल करता है, कम करता है, एक प्रॉपर अमाउंट पे ले आता है, ठीक है ना। अब हमारा दूसरा टॉपिक है इसमें, जिसका नाम है एसिडिफाइंग एजेंट। नाम से कुछ क्लियर हो रहा है कि एसिडिफाइंग एजेंट क्या होता है? हाँ, the drugs which are used to increase metabolic acidity, acidosis and gastric HCl। एसिडिफाइंग एजेंट ऐसे एजेंट जो क्या होते हैं? हमारे एसिड के अमाउंट को बढ़ाएं, ठीक है ना। जैसे गैस्ट्रिक HCl में क्या हो रहा था? एंटासिड्स में जो बढ़ा है HCl का अमाउंट उसको कम करते हैं, ठीक है ना, उसमें ये था। अब एसिडिफाइंग में क्या होता है कि इसमें जो गैस्ट्रिक HCl का अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उससे क्या करेंगे? उसकी एसिडिटी को एक प्रॉपर एक लेवल अमाउंट पे ले जाएंगे। होता है ना, हमारी बॉडी की ऐसी मैकेनिज्म होती है कि कोई चीज ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत होती है, कम हो जाए तो भी दिक्कत होती है। तो हर चीज क्या होनी चाहिए? प्रॉपर बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एसिडिफाइंग एजेंट क्या होते हैं? ऐसी एजेंट जो क्या हो हमारे गैस्ट्रिक HCl की अमाउंट क्या करें? इंक्रीज करें। दे आर आल्सो नोन एज एसिडिफायर। उन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? एसिडिफायर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे गैस्ट्रिक HCl की एसिडिटी को जो घटा है उसको क्या कर रहे हैं? ऑप्टिमम लेवल तक इंक्रीज कर रहे हैं। एसिडिफाइंग एजेंट्स यूज्ड टू ट्रीट एक्लोरहाइड्रिया। इस नाम को देखिए, एक्लोरहाइड्रिया एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें क्या होता है? हमारे स्टमक में HCl का अमाउंट कम हो जाता है। तो उसको सही करने के लिए हम लोग एसिडिफाइंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल डाइल्यूट HCl, ठीक है ना। टाइप्स कौन कौन से टाइप होते हैं एसिडिफाइंग एजेंट के? देख लीजिए, 3 टाइप के होते हैं। पहला हमारा गैस्ट्रिक एसिडिफायर, यूरिनरी एसिडिफायर एंड सिस्टमिक एसिडिफायर। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, नॉर्मली बस समझ लेते हैं क्या होता है। नाम से क्लियर है
एसिडिफायर क्या होते हैं? ऐसे एसिडिफायर जो हमारे गैस्ट्रिक सिस्टम की एसिडिटी को इंक्रीज करे उन्हें क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक एसिडिफायर। नेक्स्ट यूरिनरी एसिडिफायर। ऐसे एसिडिफायर जो हमारे यूरिनरी सिस्टम की एसिडिटी को इंक्रीज करे उसे कहेंगे यूरिनरी एसिडिफायर। नेक्स्ट वन इज सिस्टमिक एसिडिफायर। ये हमारे ऐसे एसिडिफायर होते हैं जो हमारे सिस्टम हमारे सिस्टम की एसिडिटी को इंक्रीज करे उसे क्या कहेंगे? सिस्टमिक एसिडिफायर। ये हम लोगों ने दो चीज तक पढ़ लिया, क्या क्या कि एंटासिड्स क्या होते हैं और एसिडिफाइंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपना पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कैथारेटिक्स। क्या नाम है? कैथारेटिक्स। चलिए देखते हैं कि यह क्या होते हैं। These are those substance or medication that induce or stimulate the bowel movements. ये ऐसे मेडिसिन होते हैं या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉवल मूवमेंट को या तो इंड्यूस करे या फिर स्टिमुलेट करे। बॉवल मूवमेंट्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? चलिए मैं बताता हूं। जैसे जब आप फूड कंज्यूम करते हो, ठीक है ना, जब फूड कंज्यूम करते हो तो फूड हमारा स्टमक से जब डाइजेस्ट स्टमक में क्या होता है, ब्रेक होने के बाद जब वो जैसे फूड बाउल मूवमेंट क्या होता है, बाउल मूवमेंट जब फूड हमारा क्या होता है, जब वो टूट जाता है तो बाउल के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है ना, जैसे हमारा फूड स्टमक में गया, वहां पे ब्रेक हुआ HCl से, पेप्सिन एंजाइम से ये सबसे क्या होगा, ब्रेक होगा। अब उसका मूवमेंट होगा, ठीक है ना, अब उसका मूवमेंट क्या होगा, हमारे पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, रेक्टम में जाएगा, ठीक है ना, वहां से होके वो हमारी बॉडी से फीकल रूट से फीकल के फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो रिलीज हो जाएगा। तो क्या होता है कभी कभी कि ये जो बॉवल मूवमेंट्स होते हैं स्लो हो जाते हैं। स्लो होने की वजह से क्या होता है कि इनका जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। तो उसी को इंड्यूस स्टिमुलेट करने के लिए हम लोग कैथारेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बॉवल मूवमेंट सही हो जाए और जो हमारा फिगर जो भी हमारा मटेरियल है वो सही से हमारी बॉडी से पास हो और रिलीज हो जाए। ठीक है ना, क्या लिखा है, दे आर यूज्ड टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन बाय प्रोmoting द evacuation of the bowels either by increasing the motility of intestine or by softening the stool। जब हमारा फूड ब्रेक होता है, टूटता है, तो स्टूल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो उस स्टूल को अलग अलग ऑर्गन से हमारी बॉडी में क्या होता है, पास होना रहता है। ठीक है ना, क्या होता है, पास होना रहता है। ठीक है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो उस फूड में जो वाटर रहता है ना, हमारी बॉडी कभी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जब उसको एब्जॉर्ब कर लेती है उस वाटर को, तो उस फूड का जो क्या था बॉवल मूवमेंट होना चाहिए वो सही नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो उसको सही करने के लिए हम लोग कैथारेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करता है हमारे स्टमक की या इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है ना, उसकी मोटिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। मतलब उसमें करेगा वाटर का इंक्रीमेंट बढ़ा देगा, फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड उसमें इंक्रीज कर देगा, तो कोई चीज इजीली पास हो जाएगी। जैसे क्या होता है कि हम लोग की खाना खाते हैं ना, तो हमारे क्या होता है, फंस जाता है गले में, तो हम क्या होता है पानी पीते हैं तो फूड पास हो जाता है ना, वही हाल होता है। ये भी क्या होता है, उसकी मोटिलिटी को बढ़ा देंगे या फिर सॉफ्टनिंग द स्टूल, या फिर स्टूल को सॉफ्ट कर देते हैं। ठीक है ना, ये काम ही ऐसे करते हैं। जो कैथारेटिक्स होती हैं, ये दवाएं होती ही ऐसी हैं जो क्या करती हैं, या फिर स्टूल को सॉफ्ट कर देती है, या फिर इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ा के बॉवल मूवमेंट को बढ़ा देती है। ठीक है ना, ये दिया गया है। According to their nature and mechanism of action, they are classified as follow। ठीक है ना, वही चीज दिया है। अब देखिए lubricants क्या होते हैं, in constipation contents of intestine becomes hard because of absorption of water by body, there results difficult in cleaning of bowel। एकदम साफ वर्ड में दिया गया है। इसमें क्या होता है कि कंटेंट्स ऑफ इंटेस्टाइन बिकम्स हार्ड, मतलब जो भी हमारा स्टूल है या जो भी पार्ट है, जो भी हमारा जो बाउंस है, वो इंटेस्टाइन को क्या हो गया है, हार्ड हो गया है। किस वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। उसमें जो फूड में उसमें स्टूल में जो वाटर था वो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया है।
ठीक है ना। जब उस फूड में जब बॉडी हमारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी तो उसका मूवमेंट सही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिजल्ट डिफिकल्टी इन क्लीनिंग ऑफ बॉवेल, तो बॉवेल का क्या हो जाएगा, वो सही से क्लीन नहीं हो पाएंगे। तो हम लोगों ने क्या बोला, कैथारेटिक्स हमारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो क्या करती है, इसी बॉवेल मूवमेंट को इंक्रीज कर देती है। कैसे, आइदर बाय इंक्रीजिंग द मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ाकर कर सकती हैं, या फिर हमारे स्टूल को सॉल्व करके क्या कर सकती है, उसको हमारी बॉडी से इवैक्यूएट करेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलेगा। ठीक है ना, समझ गया आप लोग का कैथारेटिक्स। एग्जांपल क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है ना, यूज क्या किया है, स्टिमुलेट रैपिड बॉवल मूवमेंट्स। ये क्या करते हैं, कैथारेटिक्स हमारे बॉवल मूवमेंट को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तेज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्टूल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और पूरी तरह से हमारी बॉडी से क्या हो जाए, वो क्लीन हो जाए, इवैक्यूएट हो जाए और हमको आराम मिले। पता नहीं कभी कभी क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमारा पेट बिल्कुल भारी भारी सा लगता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, जब यही हम लोग दवा लेते हैं, जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उसकी मोटिलिटी को बढ़ा के या सॉफ्ट स्टूल को सॉफ्ट करके हमारी बॉडी से इवैक्यूएट करने में हेल्प करती है। ठीक है ना, स्टिमुलेट रैपिड बॉवल मूवमेंट, बॉवल मूवमेंट को तेज कर देता है, हेल्प इन सॉफ्टनिंग द स्टूल, और क्या करता है, स्टूल को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट फास्ट हो जाएगी और बॉल मूवमेंट बढ़ने की वजह से हमको उसे आराम मिलेगा। ये लोगों ने तीसरा टॉपिक पढ़ लिया। कौन सा टॉपिक हमने कवर कर लिया, वेरी गुड, एंटासिड्स, एसिडिफाइंग एजेंट, कैथारेटिक्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है टॉपिकल एजेंट्स। क्या नाम है, टॉपिकल एजेंट्स। ये जो टॉपिकल एजेंट्स है इसके बारे में आप लोग डिटेल आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सुटिक्स में, फार्मास्यूटिक्स में आप लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ोगे, ठीक है ना, कि टॉपिकल रूट्स होते क्या है, ठीक है ना, कैसे हमारी बॉडी में दवा एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, सब कुछ आप उसको डिटेल पढ़ोगे। इसमें आप लोग उसको मेडिसिन, जो टॉपिकली मेडिसिन अप्लाई होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि टॉपिकल एजेंट्स होते क्या हैं। A topical agent is a medication that is applied to a particular place in the body. Topical agents हमारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जो हमारी बॉडी में किसी भी पार्ट का पर्टिकुलर प्लेस पे, किसी पार्ट पे यूज किया जाता है। Topical agents do not absorb directly into the blood circulation. जो टॉपिकल एजेंट्स दवा होती है वो हमारे ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होती। जैसे आईवी में क्या होता है, इंट्रावेनस में हम लोग जब हमारी कोई भी मेडिसिन इंजेक्शन होती है उसको हम लोग अपने क्या करते हैं, वेन्स में डायरेक्टली देते हैं, तो ब्लड में क्या होता है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन टॉपिकल एजेंट्स क्या होता है, कोई क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट्स होता है ना, हम लोग जब उसमें हैंड के ही बॉडी पार्ट पे इस्तेमाल किया जाता है फिर डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाते हैं, पहले यहाँ जाएंगे, फिर कुछ एब्जॉर्ब होते हैं, स्किन के लेयर से नीचे जाएंगे, फिर यहाँ पे डर्मिस, हाइपोडर्मिस सारे लेयर्स होती हैं, फिर नीचे ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, तो उस मेम्ब्रेन से होके हमारे ब्लड में तब वो एंटर करती है। ठीक है ना, इसका है डू नॉट एब्जॉर्ब डायरेक्टली टू द ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, साइड कौन से हैं, कहां पे यूज किया जाता है, स्किन पे अप्लाई करते हैं, ईयर में, आईज में, नोज, यूरेथ्रा, रेक्टम। ये हमारे साइट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ये जो टॉपिकल एजेंट्स होते हैं कहां-कहां इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, जैसे बताया हमने, कोई ऑइंटमेंट्स हो गया, कोई लोशन हो गया, ठीक है ना, कोई क्रीम हो गई, ये सब कहां इस्तेमाल करते हैं, टॉपिकल एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, आइदर आप किसी डिजीज के लिए इस्तेमाल करें या फिर ब्यूटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करिए। ठीक है, चलिए अब हम उससे क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं, टॉपिकल एजेंट की क्लासिफिकेशन के बारे में। बेसिकली ये 5 होते हैं, कौन-कौन से, प्रोटेक्टिव्स, एस्ट्रिंजेंट्स, एंटीमाइक्रोबियल्स, एमोलिएंट्स, एंटीमल्सेंट्स। ये हमारे टॉपिकल एजेंट्स के क्लासिफिकेशन होते हैं। आइए आपको जो ये ग्रीक में आपको जो एग्जांपल दिए आ रहे हैं, ये हमारे सभी जो प्रोटेक्टिव्स एग्जांपल हैं, कौन-कौन से होते हैं, टाल, जिंक स्टीयरेट, जिंक ऑक्साइड, सिलिकॉन पॉलीमर। ये हमारे एग्जांपल है किसके, प्रोटेक्टिव्स के। एस्ट्रिंजेंट के एग्जांपल क्या है, एलम, जिंक सल्फेट।
यहाँ पे एक नाम आया है एलम। एलम का पूरा नाम क्या होता है? वेरी गुड, पोटाश एलम। तो क्या बोलते हैं? पोटाश एलम। कोई मुझे बताएगा पोटाश एलम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? किसी को मालूम है? कोई आइडिया? ठीक, हम बताते हैं। पोटाश एलम का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। एक बार फिर सब लोग देख लीजिए, अगर लिखना हो तो लिख लीजिए K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये हमारा एलम का क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला होता है। एमोलिएंट से क्या होता है? एग्जांपल पेट्रोलियम, लैनोलीन, मिनरल ऑयल, डाइमेथिकॉन, इंडिमोक्सेन, ग्लिसरीन। ये हमारा एंटी माइक्रोबियल्स दिया है, उसी कुछ सब क्लासिफिकेशन है जैसे एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, जर्मिसाइड, बैक्टीरियोस्टैटिक, सैनिटाइजर्स। ये हमारे एंटी माइक्रोबियल्स से क्या होते हैं? सब क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, ठीक है ना? अब देखिए, अब इनकी कैटेगरीज को देख लेते हैं कि कौन-कौन सी कैटेगरीज होते हैं। पहला हमारा है एंटी माइक्रोबियल्स। क्या होते हैं? A substance that kills microorganisms such as bacteria or mold to stop them from growing or causing the disease. एंटीमाइक्रोबियल्स हमारे ऐसे एजेंट्स होते हैं जो किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने में काम करती हैं कि वो उसको ग्रो होने से रोके और फिर डिजीज न कॉज होने दे। उसे क्या कहेंगे? एंटीमाइक्रोबियल्स। ऐसे एजेंट जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करते हो। एंटी मींस उसका अपोजिट एंड माइक्रोबियल्स माइक्रोब्स। ऐसे एजेंट जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करते हैं उसे कहते हैं एंटीमाइक्रोबियल्स। एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आयोडीन, बोरिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट हमारा है एंटीसेप्टिक्स। ये क्या होते हैं? ये भी हमको इन्फेक्शन से बचाते हैं बाय किलिंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या है? ये भी माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? उसको किल करते हैं या उसके ग्रोथ को रोक देते हैं। तीसरा है हमारा डिसइंफेक्टेंट। ये क्या है? इट डिस्ट्रॉय माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑन इनर सरफेस। ये भी माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करता है? डिस्ट्रॉय, किल करने का काम करता है। नेक्स्ट जर्मिसाइड। चौथा क्या है? जर्मिसाइड। इट डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। जर्मिसाइड्स क्या होते हैं? ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं, जो कहते हैं डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बैक्टीरियोस्टैटिक। इट डज नॉट किल द बैक्टीरिया बट इट इनहिबिट्स देयर ग्रोथ। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होते हैं? आपने दो चीज पढ़ा होगा, एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, एक होता है बैक्टीरियोसाइडल। ठीक है ना? तो बैक्टीरियोस्टैटिक वो होता है जो बैक्टीरिया को किल नहीं करता है, सिर्फ उसकी ग्रोथ को क्या करता है? इनहिबिट करता है, रोक देता है। और बैक्टीरियोसाइडल उसको पूरी तरीके से किल करने का काम करता है। लास्ट हमारा सैनिटाइजर। ये भी यूज्ड टू रिड्यूस एलिमिनेट द पैथोजेनिक एजेंट ऑन सरफेस। किसी सरफेस में क्या था कि हम लोग सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं अपने किसी भी एजेंट को क्लीन करने के लिए कि क्या होता है? कोई भी माइक्रोब्स ना हो, कोई भी जर्म्स ना हो, ठीक है ना? उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ टॉपिकल एजेंट के एग्जांपल दिए गए हैं जैसे सिल्वर नाइट्रेट, क्लोरहेक्सिडीन, ग्लूकोनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है ना? ये हमारे क्या है? कुछ एग्जांपल दिए गए हैं टॉपिकल एजेंट्स के। ठीक है, जो हमारे टॉपिकल एजेंट जो कुछ एग्जांपल दिए